महामारी के इस दौर में देश सहमा हुआ है, ठहरा हुआ है। ऐसे में चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर, चाहे अगर वैक्सीन की बात करें तो सबको पता है कि कोरोना संक्रमण का वक्त है, लोग परेशान है। केंद्र सरकार तमाम इंतजाम कर रही है कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगे। डॉक्टर भी उतनी ही तेजी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता को वैक्सीन लगे, वो ठीक हो पाए। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि जो वैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का सीरम यानी कि खून मिलाया गया है। ऐसे बयानों से क्या आपको लगता है कि जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है? नहीं, इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखिए डे 1 से जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, कांग्रेस का हमेशा बड़ा नेगेटिव रोल रहा है। और ये पहली दफ़ा भारत में हुआ कि दुनिया में जब वैक्सीन आई उसी के साथ भारत में वैक्सीन आई और दो वैक्सीन एक साथ आई। इन्होंने शुरू में दोनों वैक्सीन पे प्रश्न उठाए। उसके बाद अभी तक भी इनका जो रोल रहा है वो ऐसा रहा है कि जिससे कि लोग कम से कम वैक्सीन लगवाएं, दुनिया में भारत का नाम खराब हो। कांग्रेस के लिए मेरी सलाह है कि वो इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। हिंदुस्तान को गर्व है, सारे नागरिकों को गर्व है कि हम लोग दुनिया के साथ साथ वैक्सीन लेकर आ पाए और आज बहुत तेज़ी से वैक्सीन हिंदुस्तान में लग रही है। और कांग्रेस जो इसमें भ्रम फैला रही है, इसका खामियाजा उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। जनता देख रही है कि कौन सेवा कर रहा है और कौन भ्रम फैला रहा है। क्योंकि देखा गया कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान आया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये तो भाजपा का वैक्सीन है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान से क्या आपको लगता है कि संशय की स्थिति, क्योंकि कुछ दिन पहले यूपी में देखा गया कि जब वैक्सीन लगाने के लिए डॉक्टर पहुंचे तो लोग भागने लगे, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से जनता के मानसिक तौर पे असर पड़ता है? नहीं, देखिए क्या है, अखिलेश जी के जो फॉलोअर्स हैं उन पे तो उसका असर होगा ही। यद्यपि वो बहुत गिनती के लोग हैं, लेकिन उनके फॉलोअर उनकी बात मानते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और माननीय अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको कोई भी बयान देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वैक्सीन का जो प्रकरण है ये लोगों की जान से जुड़ा हुआ है और उसमें उनका इस प्रकार का जो वक्तव्य आया है वो निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और माननीय अखिलेश जी को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जनता के बीच में आना चाहिए। और पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि वैक्सीनेशन के अलावा इस महामारी से जीतने का और कोई उपाय नहीं है। क्या आपको लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम विपक्षी दल जो लगातार केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन मुहिम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे लगातार प्रतिक्रिया देने से केंद्र सरकार की इस मुहिम को क्षति पहुंचा रहे हैं? नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से देखिए। ये केंद्र सरकार का प्रोग्राम नहीं है, ये जनता का प्रोग्राम है, लोगों की जान बचाने का प्रोग्राम है। और जो भी इसमें निगेटिविटी फैलाएगा जनता उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। और जो ये लोग भ्रमित हो के बड़े नेता, विपक्ष के नेता इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में देने जा रही है। जानकार ऐसा मानते हैं कि अगर केंद्र सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाए तो दूसरी लहर को लेकर जो लगातार आरोप लग रहे थे वो दाग धुल सकते हैं? नहीं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि दूसरी लहर में जो स्थितियाँ आई वो नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन आप ये भी समझिए कि व्यवस्थाएं कितनी अधिक की गई। आप हिंदुस्तान में एक समय था कि लोगों के टेस्ट नहीं होते थे, हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम था, रेमडेसिविर दवाई नहीं थी, हर चीज़ में वृद्धि की गई। लेकिन कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट आया, लोग जितना एस्टिमेशन था कि इतने लोग बीमार हो सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग, दुगने तिगने लोग बीमार हुए। तो ये तो दुखद रहा है। और लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, कमी नहीं की गई है। और हर कोशिश ये की गई है कि जनता को राहत मिले। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सबको, जो गरीब लोग हैं, पलायन ना हो उसके लिए हम लोग उनको राशन दे रहे हैं। जो कि पिछली बार पलायन जो हुआ वो भी एक अच्छी घटना नहीं, तो उनको हम दे रहे हैं कि वो कहीं भी रहें,
उनको राशन मिलता रहे। वन नेशन वन राशन की जो हमारी स्कीम है उसका बड़ा सहयोग है कि अगर बिहार का आदमी भी दिल्ली में काम कर रहा है तो उनको दिल्ली में राशन मिल जाएगा। तो कोशिश ये है कि किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत ना हो। आप यूपी के गाजियाबाद से आते हैं। देखा जाए तो गाजीपुर बॉर्डर में लगातार एक लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि लगातार बातचीत हो। देश के कृषि मंत्री कह चुके हैं कि किसानों के लिए बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो एक बार फिर से, क्योंकि किसान ना तो मान रहे हैं और केंद्र सरकार बिल वापस भी नहीं ले रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसका असर उन तमाम राज्यों में पड़ेगा? नहीं, देखिए, आज किसान आंदोलन जो है उसके बारे में सारे किसान भी जान चुके हैं। माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो राकेश टिकैत जी के पिता थे, उन्होंने ही किसान आंदोलन शुरू किए थे और मैं मानता हूँ उनसे बड़ा किसान नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहा। उनकी मांगों में एक प्रमुख मांग ये थी कि किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी मिले। और जब ये तीनों कृषि सुधार कानून लाए गए तो राकेश टिकैत जी ने खुद इन कानूनों का स्वागत किया था। बाद में कुछ इस प्रकार के राजनीतिक दलों ने उनको, आपने देखा भानु प्रताप जी ने जिस प्रकार के आरोप लगाए, वो सब स्पष्ट करते हैं कि ये सब जो आंदोलन है मोटिवेटेड है और इसमें किसान नहीं है। इस समय ये आड़तियों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ लोग बैठे हैं। आप अभी गाजीपुर बॉर्डर पे जाइए, मुश्किल से वहाँ 300-400 लोग हैं, खाली टेंट पड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो। पहली बार हिंदुस्तान में एमएसपी से ज़्यादा दाम दिए जा रहे हैं। एमएसपी बढ़ाई गई है। अभी डीएपी जो खाद होता है उस पर सब्सिडी बढ़ाई गई है, उनको छूट हर प्रकार की किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि उनको अधिक से अधिक सुविधा मिले। आपको इंटेंशन भी देखनी पड़ेगी। आज देश का किसान जानता है कि किसने उनके लिए अच्छा काम किया। माननीय मोदी जी ने, चाहे किसान फसल बीमा का काम हो, यूरिया कोटिंग का काम हो, किसान सम्मान निधि हो, सारे काम तो मोदी जी ने किए। और मोदी जी का जो एक दृढ़ संकल्प है कि किसान की आय मुझे दुगनी करनी है, उसी दिशा में उठाया गया ये जो तीनों कृषि सुधार कानून है, उसी दिशा में एक उठाया गया कदम है। भारत सरकार बड़ा स्पष्ट कर चुकी है कि आप क्लॉज वाइज क्लॉज, लाइन बाय लाइन डिस्कस करिए। आप डिस्कशन करिए, अगर उसमें गलती है हमारी, आप हमें समझा दीजिए, हम मान जाएंगे। आप कन्विंस है तो आप मान जाइए, कहाँ गलती है इसमें बताइए। केवल हठ धर्मिता के साथ वापस हो तो ये तो ठीक नहीं है। और जब आपको ध्यान हो, जब वार्ता शुरू हुई थी, केंद्र सरकार ने एज ए गुडविल गेस्चर किसानों की कुछ बातें मानी भी थी। आपको ध्यान होगा, मैंने आपके भी चैनल पे इस बात को कहा था। तो किसानों के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। हम चाहते हैं कि किसान अपने घर जाएं और डिस्कशन करें। जो डिस्कशन में अगर हमारी बात सही है तो वो मान लें, उनकी बात सही होगी तो हम मान, लेकिन प्री कंडीशन के साथ नहीं किसान कानून वापस हों तो ये तो ठीक नहीं है। देखा जाए तो महामारी का दौर है, उद्योग धंधे ठप हैं, लोग परेशान हैं, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार के पास ऐसी कौन सी योजना है जिससे अर्थव्यवस्था एक बार फिर ठीक से हो सकती है? नहीं, देखिए, अर्थव्यवस्था पूरी विश्वव्यापी गड़बड़ाई है। 1.5 साल लॉकडाउन रहा है या कुछ ना कुछ इस प्रकार की समस्याएं रही हैं सबके सामने, तो दिक्कतें तो हैं। लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सभी उद्यमों के लिए अलग अलग योजनाएं लाई हैं। लोगों को फाइनेंस किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है। तो ये सारे जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उद्यमों के लिए स्कीम ला रही हैं, बैंक्स के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से, तो मुझे लगता है धीरे धीरे हिंदुस्तान का जो व्यापारी है बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है, बहुत कर्मठ है। तो वो सब अपनी मेहनत के दम पे, भारत सरकार के समर्थन के दम पे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को पटरी पे ले आएंगे और उनका अपना स्वयं का भी विकास होगा, उनकी स्वयं की भी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं, महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल के कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के पास ऐसा कोई रोड मैप है जिससे इन तमाम चीज़ों पर कुछ काबू पाया जा सके, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, जिससे लोगों की का जो जीवन है वो थोड़ा बेहतर हो सके? देखिए,
अगर आप इस बार का जो बजट माननीय वित्त मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया, वो पूरा बजट इसी चीज़ का रोड मैप था कि कैसे विकास हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा ज़्यादा दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा ज़्यादा दिए जाने का मतलब है कि काम होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन बीच में जो कोरोना की वजह से दिक्कतें आई हैं, महंगाई को काबू करने के लिए हर कोशिश की जा रही है। इस बार भगवान की कृपा से और किसानों की मेहनत से फसलें बहुत अच्छी हुई हैं, मानसून बहुत अच्छा है जिसकी प्रेडिक्शंस हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हम लोगों को रोज़गार देने में और महंगाई को काबू करने में सफल होंगे। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो वो लगातार केंद्र सरकार पे आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं, लेकिन ताजा मामला ट्विटर से जुड़ा हुआ है। उनका ये आरोप है केंद्र सरकार ट्विटर को काबू में करना चाहती है, लेकिन काबू में नहीं कर पाई तो कमजोर कर रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ममता बनर्जी को वो पश्चिम बंगाल में परास्त करना चाहती थी, लेकिन परास्त तो कर नहीं पाई, लेकिन अब कमजोर करने में जुटी है। मैं ममता जी की बात पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कुछ भी आरोप लगा देती हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाएं और वो भी राहत कार्यों के लिए मीटिंग करने, और मुख्यमंत्री आधा घंटा 1 घंटा प्रधानमंत्री को इंतज़ार करा दें। ये आप खुद जानती हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ममता जी तो कुछ भी कह सकती है। जहाँ तक ट्विटर का बात है, तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स जो भी हैं उन्हें हिंदुस्तान के नियम मानने पड़ेंगे। अब एक मान लीजिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, विश्वव्यापी बंद है, बैन है। अगर वो कहीं किसी के बारे में कोई मैसेज आ रहा है, वो ट्विटर पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी मान लीजिए चल रहा है, तो उसके लिए क्या हमको शिकायत करने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा? क्या हम अमेरिकन एजेंसीज को, अमेरिका में अमेरिका का कानून लागू है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कानून लागू होगा। उसमें जो कानून है उसमें मुख्य बिंदु क्या है? आप एक ग्रावेंस अफसर हिंदुस्तान में रखिए, आपका क्या ऑफिस है वो आप बताइए, आप फैक्ट चेकर्स क्या हैं उनके नाम बताइए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो सब बताइए। ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें ट्विटर को कमज़ोर करने की बात कहाँ आ गई? जब वो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं तो उनको यहाँ का कानून मानना पड़ेगा। ऐसे हिंदुस्तानी एजेंसी जब जाती हैं ग्लोबली, वहाँ के देश के कानून को मानती हैं। वो यहाँ आए तो उन्हें हमारा कानून माने। ये सब चीज़ें जो उनको हमने कही हैं, अमेरिका में देने के लिए तैयार हैं, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में देने के लिए, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं देंगे? तो ममता जी को तो खुश होना चाहिए, भारत सरकार की तारीफ़ करनी चाहिए कि एक कंपनी जो निरंकुश हो रही थी, किसी भी प्रकार का कुछ भी मैसेज चलना शुरू हो जाता है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और ये केवल ऐसा थोड़ा ही है कि बीजेपी, ये सब राजनीतिक दलों के लिए ये लड़ाई ट्विटर वर्सेस भारत सरकार नहीं है। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है जिसको भारत सरकार लड़ रही है। भारत सरकार को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कोई फिल्म चल रही है, उस बच्चे की स्थिति देखिए, उस महिला की स्थिति देखिए, किस प्रकार के फ़ोटो ये लोग लगा देते हैं। तो भारत सरकार क्या इसमें चुप बैठ सकती है? भारत सरकार का दायित्व है कि इस प्रकार की चीज़ें रोकी जाएं और सख्ती से रोकी जाएं। इसके लिए कानून बनाया गया, इसमें कहाँ गलती है बताइए आप मुझे। एक तरफ ममता बनर्जी ये चिट्ठी लिख रही हैं कि राज्यपाल को हटा दिया जाए, दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे थे कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत को लेकर। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनी हुई है, जिसको लेकर राज्यपाल ने भी मुलाकात की है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। ममता जी जीत की जो उनको नशा है वो बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली दफ़ा है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद अपोजिशन पार्टी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। ये लोकतंत्र में निंदनीय है और बड़ा खतरनाक ट्रेंड है ये। ममता जी को बंगाल की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, आप मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता, वो प्रदेश का होता है। तो ममता जी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना हो। सब लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान सुरक्षित होना चाहिए। ममता जी
किसानों के बारे में भी पिछले दिनों कुछ बोल रही थी, लेकिन जब एक महिला जो कि दुर्भाग्य से बंगाल की रहने वाली थी, उसके साथ यहाँ पे रेप होता है, उस पे ममता जी कुछ नहीं बोलती हैं। तो ममता जी के दोहरे स्टैंडर्ड हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और बजाय दोषारोपण करने के बंगाल की जनता को बेटर गवर्नेंस देनी चाहिए। अगर यूपी के अयोध्या की बात करें तो हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है और इस बार वजह बना है जमीन। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक तरफ आरोप लगा रहे थे कि किस तरीके से जमीन खरीद में घोटाला हुआ है, दूसरी ओर महंत परमहंस ने ये बड़ा खुलासा किया है कि आरोप लगाने के लिए 100 करोड़ की पेशकश की गई थी, जिसमें से 50 करोड़ कांग्रेस पार्टी के लोग देंगे और 50 करोड़ आम आदमी पार्टी के। देखिए, जितने भी विपक्षी दल हैं, मुख्यतः आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि किस प्रकार से राम मंदिर निर्माण को डिले किया जाए। कांग्रेस के तो एक बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि साहब इस मुकदमे को बाद में सुना जाए। तो ये उसी की है, और जो स्वामी जी ने कहा है मैं उस बात को मानता हूँ। इनको अपने आप में सुधार लाना चाहिए। जहाँ तक ज़मीन खरीद की बात है, जो व्यक्ति ने ज़मीन बेची है उनका जब एग्रीमेंट हुआ, ये लगभग 10 साल पुराना एग्रीमेंट है। 10 साल पहले की कीमतें निश्चित रूप से बहुत कम थी, और जब पिछले वर्ष 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, उसके बाद से अयोध्या में ज़मीनों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। और जैसे ही उन्होंने उस एग्रीमेंट की रजिस्ट्री कराई, हमारे लिए ये आवश्यक था कि वो लैंड हमारे प्लान में है, हम उसको खरीदें। तो उनका कहना है 10 मिनट में बढ़ गई। ये 10 मिनट में नहीं बढ़ी, 10 साल में बढ़ी है। तुरंत रजिस्ट्री करानी इसलिए आवश्यक थी कि कहीं ऐसा ना हो वो दूसरे लोगों को बेच दें। आज वहाँ उस ज़मीन की बाज़ार की जो कीमत है वो 18 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा है। इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि वो ज़मीन हमको मिले और उनको कोई सेकंड थॉट ना हो कि साहब किसी और को दे दें। इसलिए वो 10 मिनट बाद ही रजिस्ट्री कराई गई। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और राम मंदिर के निर्माण में हर हिंदू अपनी आस्था और अपने जो उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा उसमें सहयोग कर रहा है। मंदिर के निर्माण में या मंदिर के कार्य में कोई भी व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता। ये वही लोग सोच सकते हैं कि मंदिर के ज़मीन में घोटाला हुआ होगा जिनकी भगवान में आस्था नहीं है, जो नास्तिक हैं। क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या जमीन विवाद को लेकर लगातार तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार और सेंटर में, लिहाजा विपक्षी दल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंक्वायरी जरूरी है इस पूरे मसले को सॉल्व करने के लिए? इसमें बिल्कुल किसी प्रकार की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रकरण, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से लोकप्रियता घटाई जाए, मंदिर के निर्माण में किस प्रकार से देरी की जाए, ये सब उसका सोचा समझा साजिश और षड्यंत्र है। और महंत जी ने इसका खुलासा भी कर दिया है कि किस प्रकार 100 करोड़ की पेशकश करके उनको इस मामले में घसीटने की कोशिश की कि वो इस प्रकार का वक्तव्य दे दें। इसके अलावा अगर देखा जाए तमाम ऐसे मामले हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार कीमत बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इसका असर आम जनता के जनजीवन पे पड़ रहा है। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? आप देखिए, जो कांग्रेस रूल शासन है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ स्टेट वेट सबसे ज़्यादा है, तो वो उसके कम करें। और भारत सरकार तो कोशिश कर ही रही है कि इनकी पेट्रोल के दाम में, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनके दाम कम कराए जाएं। तो वो पहले कम से कम जो अपने, देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से तय होते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको तो हम करें। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तो भारत सरकार कम कीमत में खरीद रही है, यहाँ ज्यादा कीमत में दे रही है। भारत सरकार ने जब कम कीमत पे खरीद रही थी तो कम पैसे पे पेट्रोल डीजल दिए। अब चूंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की दामों में बढ़ोतरी हुई है इसलिए थोड़ा महंगा हुआ है। लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो स्टेट टैक्स है, वैट है, उसको तो कम करें। सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसको कम करें।
ये केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं। और आज आप देखिए भारत की स्थिति दुनिया में सुधरी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बेहतर हुई है और उस सारी चीज़ों को लिए श्रेय देना चाहिए माननीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। एक ज़माना था 20 साल बाद स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का टीका आया। माननीय मोदी जी ने जैसे ही ये शुरू हुआ, भारत के वैज्ञानिकों को, कंपनियों को बुलाया, उनसे बात की, वो प्लेस वहाँ पे खुद गए और उनकी जितनी समस्याएं थी उनको दूर किया और उसका सबका परिणाम ये निकला कि भारत की वैक्सीन दुनिया के सब देशों के साथ आई। तो ये आज नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, जिसके लिए पॉजिटिव सोच की आवश्यकता है। और आज विपक्षियों का जो बुरा हाल हो रहा है उसका मुख्य कारण है कि इन्होंने निगेटिव मानसिकता अपना ली है, ये पॉजिटिव मानसिकता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं, सबको दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल में मौतें हुई हैं, क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में उसका असर पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, दिक्कतें हुई हैं लोगों को। एकमात्र मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो बाकायदा जिलों में जाके हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जनप्रतिनिधियों से बात की। बाकी पूरे हिंदुस्तान में एक भी मुख्यमंत्री है जिसने जाके स्पॉट पे विजिट किया हो? आप देखिए हिंदुस्तान की आबादी 24 करोड़ है और वो उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और मैक्सिमम जो केसेस आए एक दिन में वो 38,000 के लगभग थे। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति चाहे संक्रमण की हो, चाहे जनहानि की हो, बाकी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर है। हालांकि ये मैं मानता हूँ एक भी जनहानि, एक भी मृत्यु दुखद है, चूँकि हमारे लिए ये आंकड़ा हो सकता है, आपके लिए ये आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जिसके परिवार की आदमी की मृत्यु होती है उसके दिल पे क्या गुजरती है ये वही जानता है। हम लोग उसको तो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन माननीय आदित्यनाथ जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस परिवार के अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई है वहाँ बच्चों के लिए 4,000 रुपये महीना वजीफ़ा, जब वो 12th पास करेगा तो उसके लिए एक मुश्त धनराशि वो हायर एजुकेशन कर सके। हम सबको अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन लोगों के साथ दिक्कतें हुई हैं, जनहानि हुई है, उनके जख्मों पे हम लोग मरहम ज़रूर लगा सकें। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, सरकार तमाम कोशिश कर रही है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। तमाम कोशिशें की जा रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से कि संक्रमण को जल्द से जल्द देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हालांकि सरकार इन तमाम प्रयासों में कितना सफल होती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।